नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आज हम चर्चा करते हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम भारत की जनसंख्या जनगणना एवं भारत के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन की बात करेंगे। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या, भारत में जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसंख्या का घनत्व, भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं उसकी अवस्थाएं, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, जनसंख्या संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन, नगरीय जनसंख्या संगठन। तो सबसे पहले देख लें कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। 2011 के आंकड़े की अगर बात करें तो उसके हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी, जो कि चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। मई 2026 में भारत की जनसंख्या 147 और 148 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जबकि चीन की 2026 की जो जनगणना है, जो जनसंख्या है वो लगभग 141 करोड़ है। भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रति 10 वर्ष बाद एकत्रित किए जाते हैं और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारा आएगा वो 2026 वाला, वो जाकर 2027 में सरकार जो है वैधानिक रूप से पब्लिश करेगी। भारत में सबसे पहले जनसंख्या की जो जनगणना है वो 1872 में स्टार्ट की गई थी, जबकि भारत में व्यवस्थित ढंग से पहली जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। अब आगे बात करें भारत में जनसंख्या के वितरण 2011 में। 2011 के अनुसार, जो कि अभी देखा जाए तो सभी परीक्षाओं में और भारत सरकार भी अभी यही मानती है, तो जो परीक्षा में आते हैं वो 2011 का ही आंकड़ा आता है। इसके हिसाब से देखें भारत में जनसंख्या का जो वितरण प्रतिरूप है अत्यधिक असमान है, जिसको असम कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, जहां एक तरफ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग निर्वाहित करता है। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं सब प्लेसों पर पाए जाते हैं जो ऊपर अभी हम चर्चा की है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में देखें तो 1.04%, अरुणाचल प्रदेश में 0.84% और उत्तराखंड में 0.83% जनसंख्या पाई जाती है। भारत की जनसंख्या उसके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद कम है, यानी कि जो आपके राज्य जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों को देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र पर इसका क्षेत्रफल तो अधिक है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर कम पाई जा रही है। इसके भौगोलिक कारण है। उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के अतिरिक्त हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। अब बात करें, ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या का सांद्रण वाले प्रदेश रहे। यानी कि जो नदी तटीय मैदान वाले क्षेत्र हैं या जो नदी तटीय के क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या हमेशा ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बात करें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो भी आपके बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर लोग जाकर के निवास करते हैं, क्योंकि वहां पर औद्योगिक विकास हुआ है, नगरीकरण हुआ है, तो वहां पर सुविधाएं मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। इस वजह से जनसंख्या वहां पर ज्यादा आकर्षित होती है। आगे बात करें जनसंख्या में, भारत में जनसंख्या घनत्व की, तो नॉर्मली प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, अथवा दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। फिलहाल हम भारत की जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। 1951 की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 117 था और 2011 में देखें तो ये बढ़ करके 382 हो गया। भारत में वर्तमान में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 500 है। हालांकि ये आंकड़ा आपको प्रमाणित रूप से नहीं है, ये नेट से निकाला हुआ आंकड़ा है, लेकिन आप इसको जानते रहिए। यानी कि 1951 की बात करें तो 1951 में 117 था और
11 में देखा जाए तो 382 था। जो परीक्षा में भी पूछा जाता है वो यही 282 वाला ही आता है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत में अगर देखा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। दिल्ली के केंद्रीय दिल्ली की जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है ये 11,297 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1102 है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1029 है। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के माने में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है ये 829 है। केरल का जनसंख्या घनत्व जो है ये 859 है। तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 है। कुछ आंकड़े आपको ये चीज याद रखना पड़ेगी, जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो ये आप इस आंकड़े से देखें तो आपको पता रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। असम हो गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व न तो ज्यादा है न तो कम है। लेकिन वही जगह देखें, हिमालय के प्रदेश जो कह सकते हैं कि पर्वतीय प्रदेश हैं, हिमालय के पर्वतीय राज्य और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी कि जैसे जो आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ सब देखा जाए जनसंख्या घनत्व आपके काफी कम पाए जाते हैं। इसी जगह देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप को छोड़ करके केंद्र शासित राज्यों, जो कि जैसे कि जो भी आपके केंद्र शासित राज्य हैं, यहाँ पर हाई डेंसिटी पाई जाती है, यानी कि उच्च जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़ दिया जाए, बाकी और जो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य में ही अगर देखें तो ये दिल्ली भी है। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व देखें सबसे ज्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का ही है। हालांकि वो केंद्र शासित राज्य है, तो इसलिए भी आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। बाकी आगे अगर बात करते हैं और देखते हैं तो भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 का ही अगर थोड़ा सा आंकड़ा देखें, इसमें एक कायिक घनत्व होता है। कायिक घनत्व जो है ये कुल जनसंख्या में कृषि क्षेत्र से भाग देने पर प्राप्त होता है। और कृषि जो घनत्व होता है ये कुल कृषि जनसंख्या में निवल कृषि क्षेत्र को डिवाइड करने पर ये प्राप्त होता है। आगे बात करें भारत में जनसंख्या वृद्धि और उसकी अवस्था। तो जनसंख्या वृद्धि सबसे पहली चीज है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो एक निश्चित समय अंतराल के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हालांकि इसमें दिया गया है जनसंख्या वृद्धि से आशय एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में हुए परिवर्तन से होता है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर देखें तो 1.64% है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की अगर अवस्था की बात करें तो ये 4 अवस्थाएं भारत में जनसंख्या वृद्धि पाई जाती हैं। 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है और आगे हम इस सब का डिस्कस करेंगे। ये आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े में आप देख सकते हैं जैसे 1901 में जनसंख्या कितनी थी और 1911 में कितनी जनसंख्या हो गई है। फिर 1921 से 1951 के दौरान कितनी जनसंख्या बढ़ी है, प्रतिशत इसमें वृद्धि कैसे देखी गई है। तो इसकी चर्चा आगे चलते हैं करते हैं। और ये है हमने पूरा आंकड़ा एक चार्ट बनाया है जिससे कि सब कुछ एक साथ समझ में आए। अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले अवस्था 1 की। तो जो अवस्था 1 यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो पहली अवस्था है, इसकी जो समयावधि है ये देखा जाए तो आपकी 1901 से 1921 के दौरान की ये जनसंख्या आपकी है। और इसके दौरान देखें, ये देखें जो 1901 से लेकर के 1921 के दौरान है, इसके दौरान अगर देखा जाए तो जो आपकी जनसंख्या है ये काफी रुद्ध थी अथवा स्थिर थी। वजह क्या था कि इस समय जो चिकित्सा है, जो स्वास्थ्य है, जो चिकित्सा है, इन सब सेवाओं का काफी अभाव पाया गया था। यानी कि लोग ज्यादा पैदा भी हो रहे थे और मृत्यु दर भी वैसे ही ज्यादा ही थी। यानी कि लोग ज्यादा पैदा होते थे, ज्यादा मरते थे। इसकी वजह से जनसंख्या बहुत तेज से बढ़ नहीं पाती थी। जैसे उदाहरण स्वरूप ये समझ सकते हैं कि भारत में मान लीजिए कि 1901 से 1921 के दौरान किसी भी समय में ले लें, कोई भी एक वर्ष ले लें, जैसे कि 1901 ही ले लें, इसके दौरान अगर देखा जाए भारत में टोटल जनसंख्या जैसे अगर 1000 जनसंख्या पैदा हुई और 1000 अगर
जनसंख्या खत्म हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही थी और जनसंख्या एकदम स्टैटिक बनी हुई थी, स्थिर बनी हुई थी। तो यही है पहली जनसंख्या की खासियत यह है कि इसकी समयावधि 1901 से 1921 के दौरान है। जनसंख्या की वृद्धि जो थी रुद्ध थी अथवा स्थिर अवस्था थी। रुद्ध और स्थिर एक ही चीज है और इस समय ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुआ था। जन्म दर जो है ये उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था। निम्न अवस्था एवं चिकित्सा सेवा जो है वो निम्न ही पाई जा रही थी, यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों ही बहुत लो लेवल का था, बहुत खराब था। और इसके अलावा निरक्षरता की कंडीशन थी, पोषण और आधारभूत आवश्यकताओं की कमी थी। ये सब वजह थे कुल मिला के। दूसरी अवस्था की बात करें तो इसकी अवधि 1921 से 1951 के दौरान होती है। इसमें जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जाती है। जनसंख्या में वृद्धि दर्ज हुआ था, इसके भी वजह है। हालांकि इसमें जो जन्म दर था ये हाई था और मृत्यु दर थोड़ा सा घट गया था। और घट क्यों गया था? एक्चुअली क्या था कि स्वास्थ्य और चिकित्सा पर सरकार ने ध्यान दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ा सा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी ऋणात्मक दर ही दर्ज हुआ था। परिवहन और संचार प्रणाली में सुधार हुआ था। पोषण और आधारभूत आवश्यकताओं में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिली थी। कुल मिला के पहली अवस्था जो है वो पूरा बराबर थी, जितनी जनसंख्या पैदा हो रही थी उतना ही खत्म हो रही थी। दूसरी अवस्था में थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि दर ये बढ़ा था। तीसरी अवस्था की बात करें तो इसकी अवधि 1951 से 1981 के बीच मानी जाती है और इसे विशेष रूप से आप याद रखेंगे, ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था थी। इस समय लोग बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे और मृत्यु दर काफी घट गई थी, जिसकी वजह क्या थी कि जैसे जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ था, तो लोगों का जो जीने का तरीका था वो काफी चेंज किया गया था। सरकार थोड़ा सा क्या की थी कि लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। और इसी समय की बात है कि चूंकि 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, तो आपके बांग्लादेश हुआ, फिर चाहे पाकिस्तान हुआ, चूंकि ये सब अलग हो गए थे 1947 के बाद। तो पाकिस्तान से काफी शरणार्थी भारत चले आए थे, बांग्लादेश से काफी शरणार्थी भारत चले आए थे, जिसकी वजह से जो भारत की एक्चुअल जनसंख्या थी उससे भी ज्यादा जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो दूसरी अवस्था को स्पेशली याद रखना है कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। इसमें जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ा था। तीसरी अवस्था की बात करें तो इसकी अवधि 1981 से वर्तमान समय तक की मानी जाती है और इसमें है क्या कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य एवं आधारभूत आवश्यकताओं में काफी वृद्धि देखने को मिली है। इसमें महिला सशक्तिकरण एवं जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। कुल मिला के देखा जाए जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था में जनसंख्या जितना पैदा हो रही थी उतना मर रही थी, यानी कि जनसंख्या में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। दोनों यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर थे। दूसरी अवस्था में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी बहुत धीमी गति से। लेकिन भैया जब तीसरी अवस्था आती है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर जनसंख्या की दूसरी अवस्था है और ये आपकी तीसरी अवस्था है और ये चौथी अवस्था होगी। चूंकि ये राइटिंग जो पीडीएफ बनाया जा रहा था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप याद रखेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी है। तो जो दूसरी अवस्था थी इसमें जनसंख्या थोड़ा सा धीरे से बढ़ रही थी, लेकिन तीसरे में बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। तो इसको आपको जनसंख्या विस्फोट की अवस्था समझेंगे। और जो चौथी अवस्था थी इसमें जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होने की कगार पे आ गई थी, यानी कि लोग धीरे धीरे क्या हुए, शिक्षित हो गए, पोषण का धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, काफी कुछ सुधार सरकार ने किया। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की वजह से जनसंख्या धीरे धीरे क्या है कि स्थिर होने के कगार पर हो रही है। धीरे धीरे जनसंख्या मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतना ही मर रहे हैं, ऐसी कंडीशन धीरे धीरे आ रही है। लेकिन जनसंख्या बहुत धीमे से बढ़ भी रही है और बहुत धीरे से घट भी रही है, जिसकी पहचान ये है। आगे हम बात करें अब जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है इसमें अगर देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। अगर 1951 से 2001 के दौरान की बात करें तो इस दौरान केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पांडुचेरी है और गोवा, इन राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई है। यानी कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचेरी और गोवा, ये बात की जा रही 1951
1991 से 2001 के दौरान, अभी तत्काल की बात नहीं हो रही है। फिर 1991 से 2001 के दौरान की ही बात करें तो केरल जो आपका राज्य है, यहाँ पर 9.4% जनसंख्या की वृद्धि दर पूरे भारत में निम्नतम दर्ज की गई है। यानी कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज से नहीं बढ़ी है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी शिक्षित हैं। 1991 से 2001 के दौरान गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि न बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, इस टाइप का देखने मिला है। 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। 2001 से 11 के दौरान 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, इसको याद रखेंगे, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश है। ये पिछले 1991 से 2001 की तुलना में 10 की वृद्धि कम दर्ज की गई है। और 2001 से 2011 के दौरान आंध्र प्रदेश सबसे कम यानी कि 3.5, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7 गिरावट दर्ज की गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। 2011 के आंकड़े के अनुसार 10 से 19 वर्ष आयु की जनसंख्या लगभग 20.9% है। राष्ट्रीय युवा नीति, जिसको NYP 2014 कहते हैं, फरवरी 2014 में आरंभ किया गया, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखता है, जिसमें देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उसके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्रदान करने की क्षमता बनाना है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल संबंधी गतिविधियों के लिए रूपरेखा तैयार करना है। यानी कि सरकार जो है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 लाई है, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों में बेरोजगारी कम किया जा सके। अब आगे बात करेंगे इसमें जनसंख्या संगठन की बात करने, यानी कि जो जनसंख्या है वो किन किन चीजों में जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करें कि ग्रामीण नगरीय संगठन, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है, अगर उसको ग्राम और नगर के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण नगरीय संगठन होगा। भाषा के आधार पर देखें तो चूंकि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उसके आधार पर उनका परसेंटेज अलग है। इसके अलावा धार्मिक संगठन के आधार पर देखें तो चूंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, सभी धर्म यहाँ पर समान हिसाब से रहते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अलग अलग काम में लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में लगी हुई है। सबसे पहले जनसंख्या संगठन में देखें तो जनसंख्या संगठन में लिंग संगठन देखें, यहाँ की पूरी जनसंख्या पुरुष और स्त्री में डिवाइड है। इसी प्रकार से आयु संगठन में देखें तो 3 टाइप की है। 0 से 14 वर्ष के लोग हैं, 15 से 29 वर्ष, 15 से 59 वर्ष के लोगों के अंतर्गत भी हैं। इसके अलावा 60 और 60 से अत्यधिक वर्ष के लोग भी यहाँ पर हैं। ग्रामीण नगरी की बात करें तो ग्रामीण और नगरीय पाए जाते हैं। साक्षरता के हिसाब से देखें तो कुछ लोग साक्षर हैं, कुछ लोग निरक्षर हैं। व्यवसायिक संरचना के आधार पर देखें तो काफी लोग प्राथमिक क्षेत्र में, कुछ लोग द्वितीयक में, काफी लोग तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर में सब लोग काम कर रहे हैं। आयु लिंग संगठन भी इसमें देखेंगे। जनसंख्या संगठन की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है इसमें बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, शिक्षित, अशिक्षित, नगरीय, स्त्री, पुरुष, कृषि, सेवा, नौकरी, उद्योग, रोजगार, बेरोजगार, हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जैन, हिंदी, पारसी, बंगला, अंग्रेजी, बहुत प्रकार से डिवाइड हुए। कुल मिला के भारत की जो जनसंख्या है ये अलग अलग आधारों पर देखा जाए तो उनका एक मिला जुला रूप है। यहाँ पर अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो अनपढ़ लोग भी हैं, यहाँ पर अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम भी हैं, कोई हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। मतलब भारत की जो जनसंख्या का पूरा कंपोजिशन है वो पूरा एकदम मिला जुला हुआ है। अब बात कर ले भारतीय ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, यानी कि भारत के ग्रामीण नगरीय संगठन की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं,
बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, यानी कि बिहार और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जा रही है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग गांव में बसता है। दादर और नागर हवेली में 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपाती ग्रामीण जनसंख्या का है। ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.6% काफी कम है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ा है। यानी कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या काफी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन फिर भी नगरों में थोड़ा सा क्या है कि विकास या हो गया, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई, या फिर शिक्षा की व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक सुधार हो गया, इन सब के कारण जो है नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जो गांव में रहते हैं वो भी धीरे धीरे शहर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भाषाई संगठन की बात करें तो आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषा अनुसूचित है, यानी कि संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है और अनेक ऐसे भाषाएं हैं जो गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषा में हिंदी बोलने वाले सर्वाधिक हैं और लघुतम भाषा में यानी कि बहुत कम बोलने जाने वाली भाषाओं में संस्कृत, बोडो और मणिपुरी भाषा है। धार्मिक संगठन की बात करें तो भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, जैसे ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि आते हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में देखे जाते हैं। यानी कि ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से राज्य हैं जहां ईसाई धर्म के लोग पाए जाते हैं। सिखों का अगर निवास देखें तो पंजाब और हरियाणा खास करके क्षेत्र है, दिल्ली में भी पाया जाता है। जैन की बात करें, जैन और बौद्ध की, तो ये सबसे छोटे धार्मिक समूह है जो गुजरात हो गया और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। श्रमजीवी संगठन की बात करें, यानी कि जो लोग काम करने वाले हैं, विभिन्न कामों लगे हुए हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से देखें, भारतीय जनसंख्या को निम्न भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें कि पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक। यानी कि एक मेन श्रमिक होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको एक वर्ष के दौरान 183 से या 6 महीने 183 या फिर 6 महीने काम मिल जाता है, उसको हम मुख्य श्रमिक कहेंगे। सीमांत श्रमिक की बात करें तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है, उसको सीमांत श्रमिक कहेंगे। और 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में मुख्य एवं सीमांत श्रमिकों का कुल प्रतिशत 40 और अश्रमिक यहाँ पर 60% रहा है। अर्थात एक बड़ा समूह बेरोजगार और अल्प रोजगारों का भारत में निवास करता है। इसको फिर से देखें, मुख्य श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जिनको एक साल में 183 दिन या फिर 6 महीने से ज्यादा का काम मिलता है। सीमांत श्रमिक ऐसे होते हैं जिनको एक वर्ष में 183 दिन या फिर 6 महीने से कम काम मिलता है। और अश्रमिक मतलब इनको काम मिलता ही नहीं। तो भारत में ओवरऑल पूरी जनसंख्या का 40% ऐसा है जिसको काम मिलता है। 2011 का आंकड़ा कह रहा है कि 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में 40% ऐसे लोग हैं जो काम पाते हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार आज भी हैं। नेक्स्ट बात करें, श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। यहाँ पर श्रमिक ज्यादा पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव है। श्रमिकों की संख्या जहाँ पर अधिक है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। वहीं पर दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्र है में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवा में लगा हुआ है, जिसको तृतीयक सेक्टर कहते हैं, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। महिला श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक सेक्टर प्राथमिक सेक्टर में है, जबकि कुछ वर्षों से महिलाओं का द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता बढ़ी है। तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।